माँ देखो ना, कहीं पटाखे फूट रहे हैं। हाँ तो आसपास कहीं शादी है क्या? हाँ होगी शायद। माँ चलो ना, हम भी चलते हैं वहाँ। बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, आइसक्रीम होगी और सुंदर सी दुल्हन भी होगी। चलो ना माँ। अरे पगली, किसी की शादी में ऐसे ही नहीं चले जाते हैं जब तक कोई आने का न्योता ना दे। इतने सारे लोग होंगे वहाँ, कोई हमें कैसे पहचानेगा। चलो ना माँ। जिद मत कर, ऐसे नहीं होता है। और क्या छोटी, तू खुद सोच, अगर किसी ने हमसे कहा कि आप किस तरफ से हो या फिर शादी का कार्ड ही मांग लिया तो फिर हम क्या करेंगे, बोल। काजल के पिता का बहुत पहले ही निधन हो गया था, जिसके बाद कमला अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर आ गई थी। उसने बड़ी तकलीफें उठाकर दोनों बच्चों को पाला और फिर उस दिन काजल को दुखी देखकर, अमित एक काम कर, ये 20 रुपए ले जा और काजल को आइसक्रीम खिला ला और तू भी खा लेना। ठीक है माँ, पर वो तो अच्छा अच्छा खाने के मूड में थी, बस आइसक्रीम से मान जाएगी क्या? अब उतना कुछ खरीदने के पैसे तो नहीं है मेरे पास, क्या पता इस आइसक्रीम से उसके कलेजे को कुछ ठंडक पड़ जाए। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। फिर अमित काजल को लेकर एक दुकान पर गया और वहाँ से उसने आइसक्रीम खरीदकर काजल को खिला दी। मासूम काजल आइसक्रीम देखकर बहुत खुश हुई और शादी की बात भूल ही गई। इसी तरह कई दिन बीत गए और फिर एक दिन जब कमला घर के काम कर रही थी तभी, माँ एक बात पूछूं? हाँ बोलना। भैया की शादी कब होगी? ऐसे क्यों पूछ रही है? भैया की शादी कर दो, फिर तो मैं ढेर सारे गोलगप्पे खाऊंगी, ढेर सारी चाउमीन, ढेर सारी गर्मा गर्म कॉफी पीऊंगी और ढेर सारी आइसक्रीम भी खाऊंगी और खूब डांस करूंगी, और जब थक जाऊंगी तो ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक पीकर फिर से डांस करूंगी। और फिर ढेर सारा बीमार पड़ के ढेर सारे इंजेक्शन भी लगवा लेना, ठीक है? माँ देखो ना भैया क्या बोल रहे हैं। ठीक ही तो कह रहा है, शादी की दावत में इतना खाएगी तो बीमार तो पड़ ही जाएगी। अच्छा ठीक है, पर ये तो बताओ कि भैया की शादी कब करा रही हो? काजल की बात सुनकर अमित और कमला हंसने लगे। काजल को शादियों में जाना और शादी की दावतें खाने का कितना शौक था, ये वो दोनों अच्छे से जानते थे। और फिर एक दिन काजल की मुराद पूरी हो गई। कमला की पड़ोसन करुणा एक दिन कमला के घर आई और फिर, अरे कमला घर में हो क्या? हूं ना करुणा दीदी, आओ बैठो। बैठूंगी नहीं कमला, बहुत काम है रे, ये ले शादी का कार्ड। है शादी? किसकी शादी है? तेरी सुमन दीदी की शादी का कार्ड है। अरे वाह दीदी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब शादी कहाँ तय की? दिल्ली का है लड़का, अपनी दुकान है। आंटी जी, दीदी की शादी में खाने में क्या क्या बनवाओगी? हाँ ऐसे नहीं पूछते। कोई बात नहीं कमला, बच्ची है, जो तू खाना चाहे सब मिलेगा। ठीक है चलो अब मैं चलती हूँ। करुणा के जाते ही काजल नाचने लगी और फिर कुछ दिनों के बाद शादी का दिन आ गया। माँ देखो ना, हम सब कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ सुंदर तो लग रहे हैं, लेकिन सबसे सुंदर तो तू ही लग रही है मेरी गुड़िया। फिर वो तीनों शादी की दावत में पहुंचे। माँ उस तरफ चलो ना। अरे वहाँ क्यों, दुल्हन का कमरा तो इस तरफ है ना। माँ दुल्हन को भी देख लेंगे, वो कहाँ जाने वाली है, लेकिन अगर देर हुई तो सारा खाना खत्म हो जाएगा। चलो ना। माँ आप करुणा आंटी के पास जाओ, मैं इसे लेकर जाता हूँ, इसकी चिंता मत करो, मैं इसके साथ ही रहूंगा। अमित काजल को लेकर खाने के स्टॉल्स पर गया, जहाँ जाते ही काजल खाने पर टूट पड़ी। वहाँ उसने क्या नहीं खाया, गोलगप्पे, दही भल्ले, चाट पापड़ी, डोसा। काजल को जो हाथ लगा बस वो खाती गई और ये देखकर अमित भी हैरान था। अरे बस कर छोटी, फटेगी क्या? कोई बात नहीं भैया, मैं दवाई खा लूंगी, लेकिन शादी की दावत तो नहीं छोड़ सकती ना। ऐसे ही किसी की भी शादी हो, काजल शादी की दावत का भरपूर मजा लेती थी। उसे तो बस शादी की दावतों का इंतजार रहता था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन अचानक कमला का भाई भगवान सिंह अपनी बहन के घर आया, जो काफी अमीर था। आओ आओ भैया, आज अचानक मुझ गरीब की याद कैसे आ गई? अरे अमीर गरीब का क्या है कमला, सब ऊपर वाले ने लिखा है। खैर मैं तो ये बताने आया हूँ कि अपने आशु की शादी तय हो गई है। अगले महीने की 15 तारीख को है शादी, तो देख लेना आ सको तो। कैसी बात कर दी भैया, मेरे भांजे की शादी में मैं नहीं आऊंगी। हाँ मामा जी, आशु भैया की शादी में तो हम जरूर आएंगे। अरे तू तो बड़ी हो गई रे काजल। आप आते ही नहीं हो ना हमें बुलाते हो, तो इतने साल बाद तो मैं आपको बड़ी लगूंगी ना मामा जी। मुंहफट काजल ने अपने मामा भगवान सिंह की बोलती बंद कर दी थी। उसकी बात का जवाब भगवान सिंह के पास नहीं था। उसने अगले ही पल शादी का कार्ड वहीं चारपाई पर रखा और अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। असल में भगवान सिंह बहुत ही घमंडी और मतलबी किस्म का इंसान था। बुरे वक्त में भी उसने कभी अपनी बहन कमला की मदद नहीं की, इसीलिए काजल और अमित को भगवान सिंह खास पसंद नहीं था। फिर भगवान सिंह के जाने के बाद अमित और काजल अपनी माँ के पास आए।
माँ, क्या हमें आशु भैया की शादी में जाना चाहिए? मन तो नहीं है मेरा, लेकिन क्या करूं, आशु मेरा भांजा है, कहेगा कि एक ही बुआ है और वो भी नहीं आई। ऐसा सोचकर ही कमला अपने दोनों बच्चों को लेकर आशु की शादी में चली गई। शादी की सजावट बहुत बढ़िया थी। वहां हर तरफ बड़े और अमीर लोग महंगे कपड़े पहने घूम रहे थे। उनके सामने बेचारी कमला और उसके दोनों बच्चे खुद को छोटा महसूस कर रहे थे। और फिर काफी देर तक उन्हें पूछने या उनसे मिलने कोई भी नहीं आया। ये देखकर वहां मौजूद एक गार्ड उन्हें वहां से जाने के लिए कहने लगा। ठीक उसी वक्त काजल की नजर अपने मामा पर पड़ी। मामा जी, देखो ना, ये गार्ड हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। रहने दो, ये जानने वाले हैं। भगवान सिंह की बात सुनकर कमला और उसके दोनों बच्चे हैरान रह गए। अपनी बेइज्जती देखकर कमला से रहा नहीं गया और फिर वो तीनों वहां से निकल गए। कमला की आंखों में आंसू थे। फिर घर पहुंचकर, हम बस जानने वाले हैं। अरे, हम इतने गरीब दिख रहे थे क्या कि उन्हें आपको अपनी बहन बोलने में भी शर्म आई? अगर हमारी ऐसी ही बेइज्जती करनी थी तो फिर मामा ने हमें बुलाया क्यों? काजल और अमित का गुस्सा जायज था। उस दिन कमला बहुत रोई। उसे अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। वो काम पर भी नहीं जा पा रही थी, जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और फिर मजबूरन अमित को पैसे कमाने के लिए काम ढूंढना पड़ा। माँ, मना मत करना, एक नौकरी मिल गई है। पर तेरी पढ़ाई? हो गई पढ़ाई, जितनी होनी थी। घर में राशन नहीं है, बेचारी काजल कुछ कहती नहीं है, लेकिन मुझे क्या दिखता नहीं है। वो तो ठीक है, पर काम क्या है और कितनी पगार मिलेगी? एक केटरर है, शादी बारात में खाना परोसने का काम है। महीने के 10,000 मिलेंगे। अमित की बात सुनकर कमला और काजल को बहुत दुख हुआ, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे कमाने भी जरूरी थे, तो अमित ने उस केटरर के पास काम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद, काजल, बहुत दिन हो गए ना, तो किसी शादी में नहीं गई? अब तेरा मन नहीं करता ढेर सारे गोलगप्पे और चाट खाने का? नहीं भैया, अब मन नहीं करता। अच्छा सुन, आज एक बहुत बड़ी शादी है, वहाँ ढेर सारे लोग आएंगे, तो भी चल मेरे साथ वहाँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। जा काजल, तेरा भी मन बहल जाएगा। लेकिन किसी ने कुछ कहा तो? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं मालिक से बात कर लूंगा। और फिर काजल अच्छे से तैयार हुई और अमित के साथ उस शादी में चली गई। और फिर क्यों, कैसा लगा खाना छोटी? खाना तो अच्छा है भैया, पर सजावट में मजा नहीं आया। अभी काजल ने इतना कहा ही था कि तभी उसके पीछे खड़ी एक औरत उसे घूरने लगी। उसका नाम शौरी था और असल में उसी ने वो पूरी वेडिंग प्लान की थी। एक्सक्यूज मी, क्या दिक्कत है यहाँ की डेकोरेशन में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैम, ये तो बस। नहीं, तुम चुप रहो। ए लड़की, क्या बोल रही थी तुम? पर आप कौन है? मेरा नाम शौरी है। ये पूरी शादी मैंने प्लान की और ये डेकोरेशन भी। ओह, वैसे तो मैं बस ये कह रही थी कि वो पीले फूल ना टेंट के कलर से मैच नहीं कर रहे। इसकी जगह लाल फूल ज्यादा अच्छा लगते और वहाँ कितना खाली खाली लग रहा है। और वो उस जगह पर एक बढ़िया सा सेल्फी पॉइंट होना चाहिए था। इसी तरह काजल ने वहीं खड़े खड़े 3-4 चीजें बताई जो शौरी को भी ठीक लगी। तो उसने फौरन काजल के बताए हुए कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए और फिर इंटरेस्टिंग। वैसे तुम करती क्या हो मिस? काजल जी, मैं कुछ नहीं करती, बस घर पर रहती हूँ। अच्छा, तो मेरे लिए काम करोगी क्या? 25,000 सैलरी दूंगी, बोलो। शौरी की बात सुनकर अमित और काजल हैरान रह गए और फिर अगले ही दिन से काजल ने शौरी के पास काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो ही शौरी की सारी बड़ी शादियां मैनेज करने लगी। और फिर एक दिन, मुझे बुरा लग रहा है कि तुम जा रही हो, पर अगर तुम अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हो तो ऑल द बेस्ट। और हाँ, महीने में 2-3 शादियां मेरे लिए भी छोड़ देना यार। इसके बाद काजल ने शौरी को गले से लगा लिया। अब काजल अपना काम करने लगी थी। वो खुद एक वेडिंग प्लानर बन गई थी। उसने अपने साथ अपने भाई को भी लगा लिया। अब अमित खाने का सारा ठेका लेता और सजावट का सारा काम काजल देखती। दोनों भाई बहन खूब मेहनत कर रहे थे और अच्छा पैसा कमाने लगे थे। इसी तरह कुछ साल बाद, माँ, वो वहाँ भगवान मामा जी है ना? हाँ, वही हैं। और फिर काजल और कमला भगवान सिंह की तरफ बढ़े, जहाँ एक गार्ड भगवान सिंह से उसकी पहचान पूछ रहा था। और फिर, अरे गार्ड भैया, ऐसा मत करो, ये हमारे मामा जी हैं, परिवार है हमारा। और मामा जी, अमित भैया की शादी में कोई कमी तो नहीं लगी आपको? नहीं बेटा, सब कुछ एकदम शानदार है। कमाल कर दिया तुमने, सच में। हाँ। अच्छा, उधर शादी की दावत का सारा इंतजाम है, खाकर जरूर जाइएगा। नमस्ते। ये कहकर काजल अपनी माँ के साथ आगे बढ़ गई और पीछे खड़े भगवान सिंह की आंखें शर्म से नीचे हो गईं। उसे एहसास था कि उसने पैसों के घमंड में अपनी बहन और उसके बच्चों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। उधर कमला मुस्कुराती हुई काजल का हाथ जोर से पकड़े हुए थी और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी।
सोनम, तेरी पांचों नंदे क्या कर रही हैं? वो तो अभी सो रही हैं माँ जी। तो जाओ उनको जगा दो। सोनम उन सबको जगाती है, फिर खुद घर के कामकाज में लग जाती है। तभी उसकी ननद उसे आवाज देते हुए कहती है, भाभी, ओ भाभी। जी दीदी कहिए, कुछ चाहिए आपको? हाँ, हमारी कॉफी कहाँ है? बिना मॉर्निंग कॉफी के ही हमें जगा दिया। जी मैं अभी बना कर आई। सोनम रसोई में जाकर सबके लिए कॉफी बनाने लगती है। कुछ देर बाद कॉफी बना कर देती है। ये लीजिए दीदी आपकी कॉफी। ओह थैंक यू भाभी। इसमें थैंक यू की क्या बात है दीदी? ननद मायके में आकर ही तो आराम कर पाती हैं, नहीं तो ससुराल में तो हर वक्त काम ही काम रहता है। अब आप पांचों भी तो कल को अपने ससुराल चली जाओगी, तो वहां तो आपको भी सब काम खुद ही करना पड़ेगा। वैसे आपके बिना नंदोई जी का खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता होगा ना? क्यों, सही कहा ना? वैसे कब बुला रहे हैं वो आप सबको? भाभी, अभी आपकी शादी को महीना भर ही हुआ है और मुझे तो लगता है आप अभी से हमसे परेशान हो गई हैं, इसीलिए इतनी जल्दी यहां से भगाने की सोच रही हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मायके की शादी के बाद बेटियां इतनी जल्दी वापस ससुराल नहीं जाती, कुछ दिन वहीं रुकती हैं। यस, बिल्कुल सही कहा टीना ने। इन सब बातों से तो अच्छा है कि तुम अब नाश्ता बना लो, हम सबको बहुत तेज भूख लग रही है। जी दीदी, आप सबको क्या खाना है नाश्ते में? आप बता दीजिए, मैं अभी बना देती हूँ। मेरे लिए आलू के पराठे और दही। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भारी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तो इडली सांभर बना दे। इस तरह सोनम की पांचों नंदों ने अपनी अपनी फरमाइशें अपनी इकलौती भाभी सोनम पर थोप दी। सोनम अपना सर खुजलाते हुए रसोई में चली गई और अकेले में बड़बड़ाने लगी। किसी को ये खाना है, किसी को वो खाना है। अरे मेरी कोई माँ अंबे की तरह 10 हाथ थोड़ी न है जो हर हाथ से एक एक काम करूंगी, लेकिन अब नंदों ने फरमाइशें की हैं तो पूरी तो करनी पड़ेगी। जब से उसकी शादी हुई थी, उसकी पांचों नंदे इसी तरह उस पर कोई ना कोई काम थोपती जा रही थी। वो उन सबकी पसंद का नाश्ता बनाकर उनके लिए परोसती है, जिसके बाद सारे बर्तन भी धोती है। फिर कुछ देर अपने कमरे में आराम करने बैठती है कि तभी उसकी ननद प्रिया वहां आती है। अरे भाभी, पूरा घर बिखरा पड़ा है और तुम मजे से यहाँ आराम फरमा रही हो, घर के काम कौन करेगा? दीदी मैं बस 5 मिनट रेस्ट करके काम करने ही जा रही थी। हाँ तो जल्दी करो ना भाभी, अगर कहीं कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो वो क्या सोचेगा कि इस घर की बहू को घर कितना गंदा रखती है। आराम बाद में कर लेना। सोनम बेचारी थकी हुई थी, फिर भी वो उठकर घर के सारे काम करने लगी, लेकिन उसकी एक भी ननद उसकी मदद के लिए वहां नहीं आई। लेकिन सोनम ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। घर का काम निपटाते निपटाते उसे दिन के 2 बज गए। तभी उसकी ननद उसके पास आई। अरे भाभी, दिन के 2 बज गए, अभी तक खाना नहीं बना क्या? दिन के खाने का समय हो रहा है। क्या 2 बज गए? हे राम, काम करते करते पता ही नहीं चला। दीदी मैं बस 5 मिनट आराम कर लूं, उसके बाद खाना बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाभी, हमें 3 बजे तक खाना चाहिए, उसके बाद हमें थोड़ा रेस्ट भी करना है। थकी हारी सोनम फिर से रसोई में जाती है और सबके लिए दिन का खाना बनाने लगती है। फिर सबको खाना परोस कर वो सबके बर्तन धोकर अपने कमरे में जाती है। तब तक दिन के 4 बज चुके थे। अब तो सोनम भी उनसे परेशान होकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब तो हमारी शादी को भी महीना बीत गया, लेकिन ये नंदे हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये इसी तरह यहाँ पड़ी रही तो मैं तो सूख कर कांटा हो जाऊंगी। लेकिन ऐसे ही काम का सिलसिला चलता रहा। उसकी नंदों को अब वहां पर 4 महीने हो गए और अब 4 महीने पूरे होने के बाद वो अपने ससुराल को लौट रही थी। फाइनली अब मुझे इन 5 से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। ससुराल जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, मन क्यों करेगा जाने का, यहाँ मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। फिर उसकी 5 नंदे विदा लेकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद सोनम बड़ी राहत महसूस कर रही थी। हाँ, आज शादी के बाद पहली बार मैं इस घर में आजाद महसूस कर रही हूँ। अब उसे तरह तरह का खाना भी नहीं बनाना पड़ता था। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए और फिर एक रोज। सोनम, आज शाम तुम तैयार है ना? हम दोनों आज मूवी देखने जाएंगे और डिनर भी बाहर ही करेंगे। ठीक है जी, आप जल्दी से ऑफिस से लौट आना, फिर हम साथ में चलेंगे। विराज ऑफिस के लिए निकल गया और सोनम भी घर के कामों में लग गई। अब जल्दी से बाजार से जाकर कुछ सब्जियां ले आती हूँ, फिर माँ जी के लिए खाना बनाकर रख दूंगी। फिर मैं और विराज साथ में पिक्चर देखने चले जाएंगे। शाम के समय सोनम बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो उसकी सास ने उससे कहा, अरे सोनम बहू, आ गई तू? चल अब जल्दी से कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बनाने की तैयारी कर ले, घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? कौन? अरे तेरी 5 नंदे, और कौन। उनका फोन आया था, वो 5 आ रही हैं। खैर अच्छा ही है, वैसे भी उनके बिना ये घर सूना सूना लग रहा था। वो आ जाएंगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। हाँ, और मेरी वाट लगी रहेगी दिन रात काम करके। ये नंदे तो शादी के बाद भी मायके में ही पड़ी रहती हैं।
सोनम विराज को फोन करके अपना प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कहती है, फिर बुरा सा मुंह बनाकर रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी पांचों नंदे घर आती हैं। कैसी हो दीदी आप सब? आओ बैठो। हम सब एकदम ठीक हैं। अच्छा माँ तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटी, लेकिन पहले से कमजोर लग रही हो। भाभी ठीक से खाना नहीं देती क्या? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है बेटी, बस उम्र के हिसाब से अब ज्यादा खाया नहीं जाता। अच्छा माँ अब हमें बहुत भूख लगी है, भाभी को बोलो जल्दी से खाना लगा दे। हाँ दीदी आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अब फिर से वही दिनचर्या शुरू हो गई। सोनम सारा सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। इतना सारा काम करके एक रोज उसकी हालत ऐसी हो गई कि सोनम चक्कर खाकर गिर गई। उसकी नंदे उसको काफी देर तक आवाज देती रही, लेकिन जब रसोई से कोई आवाज नहीं आई तो प्रिया रसोई में गई, जहाँ सोनम बेहोश पड़ी हुई थी। अरे भाभी क्या हुआ आपको? वो उसे कमरे में लेकर जाती है और डॉक्टर को फोन करती है। आपके लिए गुड न्यूज है, ये मां बनने वाली हैं, लेकिन हाँ ये बहुत ज्यादा कमजोर हैं और आप सबको इनका ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे की जान पर भी बन सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी हैरान हो गए और साथ ही उसकी सास को काम का सारा लोड सोनम पर डाल देने का भी दुख हुआ। देखो रजनी, पायल, प्रिया, नेहा और टीना, तुम्हारी भाभी ने तुम सबके लिए कितना किया है। अब वो ऐसी हालत में है तो तुम्हें उसका ज्यादा ध्यान रखना है और उसे 9 महीने तक बेड रेस्ट देना है। ये सुनते ही पांचों नंदों के होश उड़ गए और वो सभी इस बात से बचने लगी। अरे नहीं नहीं माँ, वो ना मेरे उनका फोन आ रहा है तो वो कह रहे थे कि घर में जरूरी काम है, इसलिए मैं आज ही वापस आ जाऊं। हाँ माँ, और मेरी सासू माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मुझे जाकर वहां का काम देखना पड़ेगा। इस तरह वो पांचों कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन सोनम की सास और पति को ये बात अच्छी नहीं लगती। माँ मुझे उन पांचों से ये उम्मीद नहीं थी। अब बोल देना उन पांचों से कि आज के बाद कभी मेरी बीवी पर बोझ बनने ना आए। लेकिन बेटा उन्हें भी तो अपना ससुराल देखना है। माँ जब मेरी पत्नी ठीक थी तो ये पांचों आराम से 4 महीने यहां रहकर उससे सेवा करवाती थी, तब उनको ससुराल नहीं जाना था, और अब जब उनकी बारी आई तो मुंह चुरा कर भाग गई। उनको बोल देना आज के बाद यहां ना आए। विराज ने बहुत गुस्सा किया, जिसके बारे में विराज की माँ ने उन पांचों को फोन करके बता दिया। इससे अब सोनम को भी अपनी पांचों नंदों के मायके में पड़े रहने से छुटकारा मिल जाता है और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती हैं।